बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी होस्ट आला नदीम और आपका अपना प्रोग्राम शाहिद के साथ। नाज़रीन, शाहिद के साथ हम किन टॉपिक्स पर आज बात करेंगे, आइए देखते हैं। कौमी असेंबली के बाद सेनेट ने भी इंतखाबात एक्ट तरमीम 2017 इत्तफाक राय से मंजूर। शाहिद हामिद ने इंतखाबी तरमीम 2017 मंजूरी के लिए पेश कर दिया। हुकूमत कहीं नजर नहीं आती, वो जाती उम्रा में बैठी हुई है, एतजाज एहसन का कहना है। शाह सलमान अगले हफ्ते तक छोड़ देंगे, बरतानवी खबर का दावा। NHA की बेवा की जमीन हड़प कर ली, अदालत ने बेवा के हक में फैसला दे दिया। 28 वर्ष गुजरने के बाद भी बेवा को इंसाफ नहीं मिल सका। नाज़रीन, आज रात अदालत के हवाले से अगर हम बात करें कि अदालत ने एक जो धरना इस्लामाबाद के अंदर चल रहा है उसके हवाले से बात किया है कि आज रात 12 बजे से पहले अगर ये धरना खत्म ना किया गया तो फुल तौर पे एक्शन करे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एक्शन करने के बाद इसको धरने वालों को यहाँ से उठा दे, क्योंकि इस्लामाबाद के शहरियों का ये हाल है कि बच्चे स्कूल टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे, बीमार, एम्बुलेंस, कोई चीज जो है वो हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रही। इवन के वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है, और तमाम जितने वेडिंग हॉल जाते हैं ब्लू एरिया वगैरह की साइड पे आप उनको लिंक नहीं कर पाते, हर चीज का डिले हो रहा है। स्टूडेंट्स को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जॉब पर पहुंचने वाले लोगों को ऑफिसर्स आगे ये या दफ्तर के मालकान ये नहीं सोचते कि धरने की वजह से लेट हो रहे हैं या किस वजह से लेट करें, लेकिन उनको सजाएं भी दी जा रही हैं, उनको फाइन्स भी किए जा रहे हैं, लेकिन धरने वाले ख्याल नहीं करें। अच्छा, एक तरफ ये कहा जाता है कि तरीके लब्बैक, हम लब्बैक जो है वो कहते हैं तरीके लब्बैक वाले बैठे हुए, तो दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि इस्लाम में कहाँ है कि आप अपनी आसानी के लिए किसी को तंग कर दें। इस टाइम पे ज़मीर हुसैन हमारे जो है रिपोर्टर वो धरने वाली जगह पे मौजूद है, वहां पे क्या सिचुएशन है, एक्शन क्योंकि होने को है, चंद ही घंटे बाकी रह गए, तो किस तरह का माहौल वो वहां पे देख रहे हैं। ज़मीर हुसैन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर हुसैन। जी वालेकुम सलाम। आप इस टाइम वहां पे जगह पे मौजूद है, मुझे ये बताइए कि जैसे कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है गवर्नमेंट को, और अभी एहसन इकबाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक्शन किया जाएगा और इनको वहां से रिमूव किया जाएगा, तो यहाँ पे इस टाइम पे क्या पोजीशन है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त धरने वाली जगह पे ही मौजूद हैं। मेरी बैक साइड पे धरना दिया गया है और यहाँ पे लब्बैक या रसूलुल्लाह के जो रैली के लोग आए थे, लाहौर से वो चले थे, उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में एंट्री की थी और उसके बाद उन्होंने धरना दे रखा है। आज तकरीबन इस्लामाबाद में धरना दिए हुए तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं और मुसलसल निज़ाम ज़िंदगी रावलपिंडी इस्लामाबाद का मफलूज होकर रह गया। और यहाँ पे जो धरने में मौजूद लोग थे उनके जो 12 मुतालबात हैं, जिनके हवाले से बाकायदा तौर पे जो मेन मसला था शेख के हवाले से, और जो बिल था खत्म नबूवत, उसका वो उनका मुतालबा जो मेन था उसको हुकूमत ने असली हालत में बहाल भी कर दिया। बाकायदा कल पार्लियामेंट के अंदर जो था उसमें भी डिस्कस की गई। तो लेकिन अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि इस्लामाबाद की इंतजामिया यहाँ पे मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो चुकी है। इस्लामाबाद की पुलिस और FC के ताज़ा दम दस्ते यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि ये सेकंड टाइम से जो यहाँ पे ये सिलसिला शुरू हो गया था, जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कल ऑर्डर मिले हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जो इंतजामिया है उनको भी यहाँ पे मीटिंग्स भी की गई और उसके बाद अब ये जो इंतजामिया यहाँ मुतरक हुई है और उन्होंने बाकायदा यहाँ पे अपनी जो है ताज़ा दम दस्ते यहाँ पे पहुँचा दिए हैं। यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस के और FC के नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे ये एक जगह पे स्पॉट बना दिया गया है जहाँ से लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। जबकि उससे थोड़ा सा आगे चला जाए तो आगे धरने के जो लोग हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटी दे रखी है, खुद वहाँ पे लोगों को चेक करते हैं और अंदर जाने देते हैं। लेकिन यहाँ पे काफी गंभीर सूरत हाल है और उनको टाइम दिया गया था रात 10 बजे तक का, इंतजामिया की तरफ से इनको रात 10 बजे तक का टाइम दिया गया कि रात 10 बजे तक जो है ये धरना खाली कर दें, ये जगह छोड़ दें। फैजाबाद का मेन स्पॉट है, यहीं से पूरे मुल्क के लिए लोग सफर भी करते हैं। तो यहाँ पे आज इनको रात तक 10 बजे तक का टाइम दिया गया है। पुलिस यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे दोबारा भी राब्ता करेंगे और आपसे पोजीशन का भी पता करेंगे। भी ठीक है, शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, एक दफा फिर हम
आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जो इस टाइम पे मौजूद हैं जहां पर धरना दिया जा रहा था लास्ट 16 डेज से, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जिंदगी जो है मफलूज होकर रह गई थी। आज हुकूमत को किस तरह से ख्याल आया जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और किस तरह से फोर्सेस आके, जबकि मैंने कुछ दिन पहले ये सुना था कि हुकूमत ने ये कहा था कि हम बिल्कुल फैसिलिटेट कर रहे हैं, इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। लाहौर से अब तक हमने इन्हें फैसिलिटेट किया, तब मुज़ाकरात भी नहीं किए गए, कुछ भी नहीं किया गया, लेकिन फैसिलिटेट किया गया। आज उन्हें याद आ गया कि जी बाय फोर्स ऑपरेशन से उठा देना है जब हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया। तो मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जी आप इस टाइम पे वहां पे मौजूद है, मुझे ये बताइएगा कि आज से पहले क्या हुकूमत के और इनके मुज़ाकरात होते रहे हैं? जी बिल्कुल, जहां तक मुज़ाकरात की बात की जाए, क्योंकि जब इस्लामाबाद चाइना चौक में इन्होंने धरना दिया था, कुछ दिन ये वहां बैठे रहे, वहां मुज़ाकरात के हवाले से जो कि तलाल चौधरी हैं और ख्वाजा साद रफीक वो वहां पहुंचे थे, उनसे उनकी कोई बात हुई थी और उन्होंने 30 दिन का टाइम दिया था कि हम 30 दिन में जिन लोगों का मुतालबा किया गया, जिन्होंने उस बिल में कोई रद्दोबदल किया है या गलती की गई है, उन लोगों को सामने लाया जाएगा। उस वक्त इनसे मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि हमें 30 दिन नहीं चाहिए, जल्द से जल्द जो है 5-4 दिन के अंदर इसको फाइनल करें। तो उसके बाद वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे, फिर उनको वहां से बड़ी मुश्किलों से जो चाइना चौक था वहां से ये धरना इनका वहां से खत्म करवाने। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह के आज 10 बजे तक का टाइम दिया हुआ है, इन लोगों का क्या कहना है? इनसे आपकी बात हुई है, ये क्या कहते हैं कि अगर ऑपरेशन करके इन्हें उठाया गया तो इनका रिएक्शन क्या होगा? आज बिल्कुल, आज इन लोगों से हमारी बात भी हुई है और आज सबसे बड़ी बात यह है कि खत्म नबूवत डे के हवाले से आज जुमे का दिन था, इन्होंने पूरा पाकिस्तान के अंदर इन्होंने ऐलान कर रखा था कि खत्म नबूवत डे मनाया जाएगा। और यही वजह है कि आज रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियां भी निकाली गई थी और यहाँ इज़हार यकजहती के लिए कहा भी गया था कि हम लोग यहाँ फैजाबाद तक पहुंचेंगे। और इंतजामिया को जो वहाँ के उलमा कराम थे उन्होंने अलर्ट करवाया था कि हम पुरअमन लोग हैं, किसी किस्म के जो है हमारे रास्ते ना रोके जाए, हमें वहां रैलियां लेके जाने की इजाजत दी जाए। तो लेकिन यहाँ जब इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट हो गई, उन्होंने उनको भी सख्ती से निपटने की तैयारियां मुकम्मल कर ली और इस वक्त इस्लामाबाद की जो इंतजामिया है वो यहाँ मुकम्मल तौर पर तैयार है। ताज़ा दम दस्ते भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। 10 बजे तक का टाइम दिया गया है इनको, लेकिन जो धरने में मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि हम यहाँ मरने के लिए आए हैं, शहीद होने के लिए आए हैं, हम अल्लाह के नबी के लिए निकले हैं। उनका कहना है कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। लेकिन यह कि इस्लामाबाद इंतजामिया मुकम्मल तौर पर यहाँ पे अलर्ट है और वो अब सख्ती से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन यह है कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद इस जो कि यहाँ ऑपरेशन करने की तैयारियां तेज की गई हैं। लेकिन आज से तकरीबन 2 दिन पहले देखा जाए तो यहाँ पे इंतजामिया के लोग हमें नजर नहीं आते थे, क्योंकि यहाँ पे काफी दूर दूर तक जो है वो इंतजामिया के लोग। थैंक यू वेरी मच जमीर, आप हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने हमें कहा कि आज वो जो है 10 बजे तक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, फोर्सेस वहां पे मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। हुकूमत को हर चीज लेट नजर आती है, हुकूमत को तब नजर आती है जब बात उठाई जाए। जिस तरह के हम बात करें NHA के हवाले से, NHA के हवाले से हम पिछले 8 से 10 दिन से ये बात कर रहे थे कि जो टोल प्लाजा सड़कों पर बनाए जाते हैं उसमें पैसे लिए जाते हैं। जो रेगुलर टोल प्लाजा जिनकी वेबसाइट्स पे जिनके नाम, जिनके एड्रेसेस, जिनके टेलीफोन नंबर्स और वहां टोल प्लाजा में मौजूद लोगों के नाम तक मौजूद है, वो तो ठीक है, लेकिन वो टोल प्लाजा जिनका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, 2015 से अभी तक वो पैसे ले रहे हैं लोगों से, वो पैसा किसे जा रहा है? वो क्या NHA के चेयरमैन को जा रहा है पैसा? NHA के चेयरमैन को यूजुअली कहा जाता है कि ये सीट उन लोगों के लिए होती है, उन लोगों को NHA का चेयरमैन लगाया जाता है जो पैसा कमा के ऊपर तक पहुंचा सके। तो इन NHA के चेयरमैन की एक बात तो बड़ी क्लियरली हमें सामने नजर आ गई कि पैसे का वहां पे इतना लालच है कि इन्हें वर्ल्ड बैंक पे अपॉइंटमेंट मिल चुका हुआ है। 14 अक्टूबर से इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी हुई है, ये उसको ज्वाइन नहीं कर रहे। ये NHA का चेयरमैन रहना पसंद कर रहे हैं, लेकिन उस अपॉइंटमेंट को पसंद नहीं कर रहे, जिसके लिए शायद लोगों का वो ड्रीम होता है, लेकिन इनका ड्रीम NHA का चेयरमैन रहना है। हमने आपको पहले भी 2-3 दफा ये बात बताई कि जब हमने इनसे मौकफ लेने की कोशिश करते हैं, जब भी कोशिश करते हैं, इन्होंने आगे से बदतमीजी की, हमारे कैमरामैन के साथ बदतमीजी की, आगे से कहते हैं कि जी मैं निबड़ लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तो ये NHA के चेयरमैन कम, और मुझे लगता है कि कुछ बदमाशी साइड पे इनकी ज्यादा चलती है, लेकिन कहाँ है नैब जो छोटे छोटे केसेस के ऊपर फैसले उठा लेती है। लेकिन आज नैब की आंखें बंद है कि 15 से 20 तकरीबन टोल प्लाजा ऐसे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मुल्तान से हमारे रेजिडेंट डायरेक्टर ने हमें ज्वाइन किया, गफार साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
आई थिंक हमारा राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा या लाइन नहीं मिलती, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन आपको ये बताती चलूं कि एनएचए के हवाले से एक केस सामने नहीं आ रहा, बल्कि बहुत सारे डिफरेंट केसेस भी सामने आ रहे हो। अगर आज आपने खबर अखबार में एक और केस पढ़ा हो तो अरबों रुपए के फ्रॉड के हवाले से एक बेवा के हवाले से भी हमने बात की। एक बेवा की जमीन जो है वो एनएचए ने हड़प की हुई थी और पिछले 17 साल से वो बेचारी अपने हक के लिए हर जगह जगह पर जा रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहे थे। हमारे रेजिडेंट डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा, आज आपने स्टोरी किया है एक अदालत में बेवा के हक के फैसला दिया है काफी अरसे के बाद, तो उसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए। ये जो आप बात कर रही हैं जो अपना लोगों को एनएचए के मुआवजा जात के हवाले से, बिल्कुल देखिए एनएचए के मुआवजा जात का बहुत बड़ा इशू है। और ये अब एक तो कम मुआवजा जात देते हैं, उसके बाद बाकायदा ये तय करते हैं, अपनी परसेंटेज रखते हैं, फिर मुआवजा जात देते हैं। अच्छा, जो गरीब अनपढ़ किसान है जिसके साथ इनकी डील हो जाए उनकी तो बंजर जमीन को भी ये बाग करार दे देते हैं। जिसके साथ इनकी डील हो जाए उसकी बंजर जमीन हो तो वो बाग करार दे के तो उसकी रेट चढ़ जाता है, फिर वो आधे आधे पैसे आपस में बांटते हैं। अच्छा, जिसका इन्हें इनके साथ डील ना हो, अगर उसका बाग भी हो तो बंजर जमीन करार पाता है, और जिसकी ओरिजिनल कीमत भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती। दूसरा इसमें ये कर रहे हैं, मसलन मैं इसकी बड़ी एग्जांपल है कि मुल्तान में ये जो रशीदाबाद चौक में जो पुल बना था, इसके अतराफ में इसी अदारे ने दोनों तरफ से सड़क ली थी, लोगों से घर लिए थे। अच्छा, 65 फुट जाहिर किए गए, लेकिन अमलन इन्होंने 32 फुट लिए, यानी एग्जैक्ट उनका तकरीबन आता। अच्छा, जाहिर किए गए कागजात में 32 फुट लिए और बाकी 32 फुट के पैसे खुद रखे। यहाँ तो बाज लोग, ये पुराना शुजाबाद रोड पे एक नाजम जीते हैं, वो उनकी 2 बीवियां, इन्होंने तो यहाँ से लाखों ने करोड़ों रुपया यहाँ से इन्होंने लिया मुआवजा ज्यादा बिल्कुल फर्जी। फिर किसी की गलियों का खाता मुश्तरका जो होते हैं ना, जिनको कहते हैं मुश्तरका खाते जमीन के, मुश्तरका खातों की बहुत सी जो जमीनें थी तो वो जनाब इन्होंने डाल के ये सड़क में आ गई हैं। अब मुआवजा जात लिए, मुआवजा जात का इतना बड़ा करप्शन है कि लोग, इतनी बड़ी करप्शन है कि ये दूसरा पनामा केस बनता है, लेकिन कोई पूछने वाला है ही नहीं इन्हें। ये इश्यूज है। अब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि मामला चाहे, जिस तरह आपने कहा कि 65 जो है इन्होंने एक्वायर करना था, जिसमें से 32 इन्होंने एक्वायर किया और बाकी 32 के पैसे, तकरीबन 32 के पैसे जो है वो अपनी जेब में डाल लिए, तो इस तरह से कोई इनके पूछने वाला नहीं है? ये केसेस नैब तक नहीं जाते? लोग ने कोई कंप्लेंट्स दर्ज करवाई हुई है इनके खिलाफ? देखें जी, मैं सुना नैब की तो बात ही आप छोड़े ना, नैब की आप बात करते हैं। नैब जब मुशर्रफ आए थे, नैब ने लिस्ट बनी थी, नैब की लिस्ट में के पहले तमाम नाम खत्म हो गया। मुशर्रफ के दौर में जो पहला नैब का केस पकड़ा गया था करप्शन का, वो लोधरा का एक पटवारी था। बाद में नैब की, तो नैब तो देखें, नैब एक पॉलिटिकल अदारा है, वो एहतसाब का अदारा नहीं है, वो एक पॉलिटिकल अदारा है, तो वो कभी भी नहीं पकड़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, चेयरमैन एनएचए अगर आप, अच्छा एक और बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये जितने काम करते हैं ये नॉन शेड्यूल करते हैं, अक्सर इनके काम नॉन शेड्यूल होते हैं। फिर ये जो 50 स्पीड का एक टर्म आप सुन रहे होंगे कि बड़ा ये काम, एक तख्ती लग जाती है कि 90 दिन में मुकम्मल हुआ, 100 दिन में मुकम्मल हुआ। हजूर, उस 90 या 100 दिन के मुकम्मल होने में जो हम लोगों को अजाफी पैसे इस कौम को देने पड़ते हैं, कभी उसका किसी ने हिसाब ही नहीं किया। मुझे एक और चीज बताइएगा, एक हमारे यहाँ स्लोगन बड़ा ज्यादा पॉपुलर हुआ था जिसको सब जगहों पे लिखवा दिया गया, नो मोर करप्शन, से नो मोर करप्शन, और ये स्लोगन को जो इनिशिएटिव लिया था वो एनएचए ने लिया था। एनएचए ने तमाम रोड्स पे लगाया, उन्होंने अपने तमाम ब्रिजेस पे लगाया कि से नो टू करप्शन, लेकिन सबसे ज्यादा करप्शन इसी अदारे के अंदर पाई जा रही है। अभी भी अगर आप इनकी वेबसाइट को ओपन करें तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट पे इनका स्लोगन आता है वो से नो मोर टू करप्शन का आता है, लेकिन करप्शन सबसे ज्यादा यहाँ पर है। तो जो वेबसाइट के हवाले से देखें तो बहुत सारी चीजें इनकी वेबसाइट के अंदर शामिल नहीं है जो कि ऑलरेडी इनके यहाँ है, जैसे कि कल हमने टोल प्लाजा का जिक्र किया, तो क्या अपडेटेड नहीं है इनकी वेबसाइट? मेरी बात सुने, बात यह है कि जब आजम होती एनएचए के इसी अदारे के वफाकी वजीर मुआसलात थे, तो उन्होंने मोटरवे बनवाई पिंडी से पेशावर वाली, तो उस मोटरवे को कितना करफ दे के वो स्वाबी में ले गए, हालांकि वहां वो जाना बनता ही नहीं था। ये एनएचए नेशनल हाईवे अथॉरिटी राइट फ्रॉम बिगिनिंग, इससे पहले दिन से ये सियासी अदारा है
और ये सियासी अदारे के तौर पर काम करता है। यहाँ तमाम, मैं आपको बताऊँ, ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल इसमें ये है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आप किसी प्राइवेट इंजीनियर को हायर करेंगे, किसी एक टूटी सड़क का आप बिल बना लें, उसका एस्टिमेट बना लें, जाके 10% किसी बंदे के दो, आपको वो काम अलॉट हो जाएगा। यहाँ तक तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी में होता रहा है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइएगा कि टोल प्लाजास के हवाले से अगर हम बात करें तो जो इलीगल टोल प्लाजास हैं, जो कि रजिस्टर्ड टोल प्लाजास नहीं है, वहां पे कितने पैसे वसूल किए जाते हैं, और जो रजिस्टर्ड टोल प्लाजास है वहां पे कितने पैसे वसूल किए जाते हैं, और वो जो वसूल की रकम है उसको कहां पे दर्ज किया जाता है? क्या उसका रिकॉर्ड कहीं पर होता है? उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जितने भी गैर कानूनी है ना इनके टोल प्लाजे, 30 रुपए रेट है। मसलन गाड़ी का 30 रुपए है, पत्तों की वाला 35 रुपए है, बाकी 30 रुपए है। इनका फार्मूला ये है कि 35 किलोमीटर से 68 किलोमीटर के दरमियान ये कहीं भी टोल प्लाजा बना सकते हैं। कम से कम 35 किलोमीटर फासला हो और ज्यादा से ज्यादा 65 हो, उसके दरमियान 65 से दूर नहीं, ज्यादा नहीं रखते। तो ये करते हैं, आप जरा समझें कि ये जो प्राइवेट टूल प्लाजे, इन्होंने जो इलीगल टूल प्लाजे बनाए हुए हैं, वहाँ जो मुकामी आबादी वाला बंदा अगर जाके कहे ना जी कि मैं मुकामी आदमी हूँ, तो उसका ID कार्ड देख कर जाने देते हैं। अच्छा, जो लीगल टूल प्लाजा है वहाँ कोई बंदा जा ही नहीं सकता, ID कार्ड बेशक ID कार्ड दिखाई है, जो मर्जी का, वहाँ नहीं जा सकता। अच्छा, ये जो लीगल इलीगल, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन बात करें अगर हम तारड़ साहब की, जो उनसे शायद अशरफ तारड़ साहब है, आज इस्लामाबाद में खबरें अखबार और चैनल 5 की टीम जो है वो उनसे मौकफ के लिए गई। यकीनन हमारा राइट है कि हम उनसे पूछें, क्योंकि नेशनल अदारा है वो। हम जब पूछने के लिए उनसे गए तो हमारे नुमाइंदों से, हमारे रिपोर्टर से, हमारे कैमरामैन से उन्होंने खासी बदतमीजी की, इवन कि यहाँ तक कहा कि इनका कैमरा छीन लो, इनकी बात बंद कर लो इनको, और मैं किसी किस्म का कोई मौकफ नहीं दूंगा। मौकफ देना उनका राइट तो नहीं, हम कह सकते फर्ज है, क्योंकि वो हमारे ही पैसों में से, जो हमारी ही सैलरीज या पाकिस्तानियों से जो टैक्स लिए जाते हैं, उनकी टैक्स में से वो सैलरीज अपनी ले रहे होते हैं। तो उनका राइट है कि हमारा ये राइट बनता है कि हम उनसे पूछें कि ये क्या हो रहा है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में आज से कंप्लेंट्स नहीं है, बहुत अरसे से कंप्लेंट्स जारी हैं, और इन कंप्लेंट्स के ऊपर जो है वो एक्शन जो सा लेने के लिए सबसे जरूरी था कि हम सबसे पहले कोई भी किसी के कहने पे खबर शाया करने से पहले शायद तारड़ साहब से खुद पूछते कि शायद साहब आप हमें मौकफ दीजिए कि ये क्या हो रहा है। तो उस पर उन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्शन का सामना किया और हमारी टीम के साथ खासी बदतमीजी की। इस टाइम हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद है राजेश लियाकत परी, उनसे हम बात करेंगे एक बेवा की जमीन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम राजेश। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा। मुझे ये बताइएगा, ये जो एक बेवा की जमीन के हवाले से उन्होंने बात करे, हम अदालत ने आज उसके हक में फैसला दिया, ये कितने अरसे से केस चल रहा था और ये क्या केस था? अच्छा मोहतरमा, क्योंकि मेरे नाम से भी जाहिर है कि मेरा नाम लियाकत परी है, MHA की इस नायनी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये MHA ने ये मसला शुरू 2001 में शुरू किया था। ये बहावलपुर के कोर्ट सब्जल ताकि इसको NH सेक्शन 4 और 5 कहते हैं। तो ये जब 2001 से शुरू होकर 2004 में तो ये इसमें से हजारों लोगों से इन्होंने जमीन एक्वायर की थी कि हम आपको इससे मुआवजा जात देंगे, लेकिन अहंकारों की सुस्ती और करप्ट ज़हनियत की वजह से तकरीबन 30% लोगों ने करप्शन पैसे वगैरह देकर तो अपने मुआवजा जात ले लिए, लेकिन 70% जो मुतासिन हैं ये हजारों की तादाद में बनते हैं, जो कोर्ट फजल से लेकर बहावलपुर तक हैं। इनकी जमीनों का अभी तक, यानी 2001 से लेकर अब 2017 है, अभी तक इन लोगों को मुआवजा जात नहीं मिले। कुछ लोग मुआवजा लेते लेते बेचारे मर चुके हैं और कुछ अभी तक रहीम यार खान, बहावलपुर और मुल्तान के जो MHA के दफातर हैं उनके चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, मुआवजा ना मिलने की रीजंस क्या बताते हैं वो लोग, क्यों नहीं दे रहे, किस चीज का डिले है मुआवजा ना मिलने में? अच्छा मोहतरमा, इसका डिले ये है कि 2001 में MHA ने जमीन का कब्जा ले लिया था, लेकिन जो वहाँ पे जो है ना LAC, जिसको लैंड एक्विजिशन क्लर्क कहते हैं, वो क्योंकि सारे के सारे करप्ट थे, वो लोगों से पैसे मांगना चाहते थे, पैसे मांगते थे कि आप हमें पैसे दें फिर हम आपको मुआवजा जात देंगे, लेकिन क्योंकि मुतासिन बहुत ज्यादा थे और वो सारे के सारे इनको पैसे नहीं दे सकते थे,
फिर ये इशू अजीबोगरीब शक्ल अख्तियार कर लिया कि ये मुआवजा जात NHA वाले ना दे सके, तो फिर इन्होंने जो है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहीम यार खान बहावलपुर के ये हैंड ओवर कर दिया कि आप इसको देखें और लोगों को मुआवजा जात दें। फिर अभी तक ये NHA और रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहीम यार खान और बहावलपुर के क्लर्कों की वो नजर है। आज अभी थोड़ी देर पहले मेरी ADCG ऑफिस रहीम यार खान से एक क्लर्क से बात हुई है, तो वो कह रहा था कि अब हम दोबारा इसकी असेसमेंट लगा रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर बहावलपुर ने हमें सख्ती से हुक्म दिया है और DC रहीम यार खान शुक्रा तमाम राना ने भी सख्ती से कहा है कि इतने सारे लोग रहते हैं जिनको मुआवजा जात नहीं मिले, तो उनका केस रिविजिट करें और सब लोगों को आप जो है ना वो मुआवजा दें। रंडा मोहम्मद तनावी एक खातून है अस्मा जफर, उसने अपने एक केस दायर किया था बहावलपुर हाई कोर्ट में। वहां के एक जज थे जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी, उन्होंने NHA के जो चेयरमैन है अशरफ तारड़, इसकी बहुत ज्यादा सर्जनिश थी। मुबैना तौर पर तो ये भी बताया जा रहा था कि जज साहब ने इनको 5 मिनट के लिए इनका मुंह दीवार की तरफ खड़ा करा दिया था, लेकिन ये मुबैना तौर पर है, लेकिन सर्जनिश जरूर की थी जिस पर उस खातून को मुआवजा मिल गया था। अभी थोड़ी देर पहले जो मुतासी में NHA कमेटी के चेयरमैन है मलिक खालिद महमूद नैब, जो यूनियन काउंसिल कच्ची मोहम्मद खां के भी चेयरमैन है, उन्होंने मुझे कहा कि हम इतना अर्सा से रोल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, जिया शाह साहब खुदारा हमारा केस उठाएं, और वरना हम ये NHA जो है ना ये जो इसको हम मुकम्मल तौर पर बुला कर देंगे, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग हैं जो जिनके मुआवजा जात रहते हैं, बेचारे वो बड़े शदीद परेशान हैं। तो मलिक खालिद महमूद साहब जिया शाह साहब से वो तवक्को रख रहे थे कि ये हमारा इशू उठाएंगे। बिल्कुल याकत साहब, जिया साहब ने भी इस पे पिछले 3-4 रोज से बात की है और हम भी इसको जा रहे हैं, मौक़िफ़ भी लिया जा रहा है। जैसे आपने कहा कि अदालत ने भी उनके साथ उन्हें कहा और उन्हें डांटा इस बात पे कि आप मुआवजा दें, और ना सिर्फ डांटा बल्कि 5 मिनट के लिए उनका मुंह भी दीवार की तरफ करवा दिया, लेकिन उनको किसी किस्म की कोई शर्म नहीं आ रही, क्योंकि आज फिर से उन्होंने बदतमीजी की है, लोगों के साथ भी बदतमीजी करते हैं। जहां पर वो करप्शन करते हैं, फिर करप्शन पे वो डटे रहते हैं, डटने के बाद वो फिर बदतमीजी भी करते हैं, और अगर कोई उनसे उनका मौक़िफ़ लेना चाहे तो उसको वो धमकियां भी देते हैं। तो इस किस्म के ऑफिसर्स को आप खुद सोचिए कि हम वर्ल्ड बैंक के अंदर भी अपॉइंट कर चुके हैं। नाज़रीन, अगर वर्ल्ड बैंक के अंदर वो ऐसे रवैये रख के और इस तरह की करप्शन की रवायात लेकर और अपना ये बैकग्राउंड लेके जाएंगे, तो आप खुद सोचे कि पाकिस्तान को वो किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और हम कैसा नुमाइंदा अपना वर्ल्ड बैंक के अंदर भेज रहे हैं जिसके पीछे करप्शन की एक लंबी स्टोरी साथ जा रही है। हम बात करें अगर कौमी असेंबली के बाद सेनेट ने भी इंतखाबात एक्ट तरमीम 2017 जो है वो इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया है। शाहिद हामिद ने इंतखाबी तरमीम बिल जो 2017 उसकी मंजूरी के लिए पेश किया था, और वो ऑब्वियसली असेंबली के अंदर मंजूर होना ही था, क्योंकि वजह यह है कि वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो गवर्नमेंट है, अक्सरियत है, उन्होंने वो पास कर लिया। लेकिन एतजाज एज यूजुअल उन्होंने ये बात की कि हुकूमत कहीं पे नजर नहीं आती। जो बात आज से कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने कही थी कि जी मफलूज हो चुकी है हुकूमत और हुकूमत बिल्कुल डेड नजर आ रही है, यही बात आज एतजाज हसन साहब ने भी कही है कि हमें कहीं पे हुकूमत नजर नहीं आ रही, हुकूमत की कोई डेट नहीं नजर आ रही। बार बार रोज के प्रोग्राम्स में भी हम भी यही कहते हैं कि वजीर आजम साहब हर बात पे जो है वो छोटा सी भी बात होती है तो मशवरा लेने के लिए या तो जाती उमरा चले जाते हैं या मियां साहब उन्हें पंजाब हाउस में तलब कर लेते हैं। वजीर आजम को मियां नवाज शरीफ साहब तलब कर लेते हैं पंजाब हाउस के अंदर, और वो पंजाब हाउस में बैठ के गवर्नमेंट के फैसले करते हैं, वजारतों के फैसले करते हैं। तो ये जो बिल है इसका फैसला भी शायद जाती उमरा के अंदर ही हुआ होगा। तो इत्तेजाज हसन का कहना बिल्कुल ठीक है कि वो जाती उमरा में हुकूमत नजर आती है और कहीं पर भी हुकूमत नजर नहीं आती। आप खुद सोचिए कि जाहिद हामिद साहब वो पर्सनालिटी हैं जिनके लिए ये धरना भी दिया जा रहा है पिछले दिनों से, इनको अभी तक साइडलाइन नहीं किया गया। ये वही पर्सनालिटी हैं जिन्होंने खात्मे नबूवत का बिल भी लेके आए थे और उन्होंने उसको बेसिक बाद में ठीक कर लिया, लेकिन ये धरने की बेसिक कॉज जो है वो जाहिद हामिद और राना सनाउल्लाह है। अगर हुकूमत की रेट आपको कहीं पे भी नजर आती या डिसीजंस नजर आ रहे होते तो आज आप ये सोच सकते थे कि जाहिद हामिद आपको इस सीट पे नजर ना आ रहे होते, क्योंकि जाहिद हामिद का एहतसाब बहुत जरूरी था। जाहिद हामिद से ये पूछना बहुत जरूरी था कि ये इसके अंदर तरमीम करने की आखिर मेजर रीजन क्या थी। आज तक गवर्नमेंट ये नहीं बता
सकी कि आखिर ये चेंज किया क्यों गया था। गलती से तो हो नहीं सकता, जाहिद हामिद साहब को ये तो है नहीं कि वो हेल्थ मिनिस्टर थे तो उनको एकदम से लॉ बनाने को कह दिया गया, या वो लॉ से ना वाकिफ थे। वो लॉयर हैं और लॉ मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो उन्होंने जब लॉ को एक चीज तरमीम को चेंज करें तो यकीनन पड़ा भी होगा। उसके बाद राना सनाउल्लाह हमेशा सोने पे सुहागा करते हैं। गवर्नमेंट की जो ताबूत है उसमें आखिरी ईंट ठोकने का, कील ठोकने का काम जो है वो हमेशा से राना सनाउल्लाह ने किया है। राना सनाउल्लाह ने भी ये कह दिया कादियानियों के हवाले से कि सिर्फ एक छोटा सा हमारे और उनके दरमियान में फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ये धरना उसी की वजह से जारी है। लेकिन आज भी जाहिद हामिद ने इंतखाबी तरमीमी बिल 2017 की मंजूरी के लिए जो पेश किया, और यकीनन ये पेश करने वाला बिल जो है वो हमारी कोशिश है कि हम किसी से भी बात करें गवर्नमेंट के लोग, क्योंकि आजकल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट के अंदर लोग हो या आउट ऑफ गवर्नमेंट जो लोग भी हैं, जो कैबिनेट में है या कैबिनेट से बाहर भी हैं, वो आई डोंट नो व्हाई क्यों डिफेंड करने से घबराते हैं, अपनी जमात को, अपनी हुकूमत को डिफेंड करने से घबराते हैं। जब भी उन्हें लाइन पे लेने की कोशिश करो तो वो इंतहाई मसरूफ होते हैं, जबकि देखे जाने में अगर हम सामने देखें तो इस्लामाबाद के अंदर तमाम ब्यूरोक्रेसी ये बात कहती है कि कोई काम नहीं हो रहा, कोई हुकूमत नहीं चल रही। ऐसे लगता है कि ये जो है वन डे पे चल रहे होते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। जी जी सिराजुल हक साहब, कौमी असेंबली के बाद सेनेट ने भी आज एक्ट तरमीम बिल 2017 जो है इत्तेफाक राय से मंजूर कर दिया। जाहिद हामिद साहब ने ये बिल पेश किया, आप क्या कहेंगे इस बिल की मंजूरी पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस बिल की मंजूरी पे तो हम खुश हैं और ये पूरी कौम की पता है, कामयाबी है और एक बहुत बड़ा काम हुआ है, एक साजिश नाकाम हुआ है। जो जिन लोगों ने इसमें तब्दीलियां की थी, अब हमारा मुतालिबा यही है कि जिन्होंने तब्दीलियां की थी और इतने एक्सरसाइज में पूरे असम्बली को डाला, दोनों ईवानों को डाला, फिर पूरी कौम को एक जबरदस्त खलजान में डाला, ये कौन थे? क्या ये जिन्नात थे या इंसान थे? अगर इंसान है ज़ाहिर है इंसान ही होंगे और फिर इस्लामाबाद में होंगे, फिर मुअस्सर लोग होंगे, फिर वहां तक उनकी रसाई है जिन्होंने इतना किया। अब हुकूमत का फर्ज है कि उन लोगों को भी बेनकाब करे, उन लोगों के बारे में भी फैसला करे, और ये हुकूमत का कमिटमेंट है कौम के साथ जो अब तक पूरी नहीं कर रही है। सिराजुल हक साहब, मुझे ये बताइए, यही क्वेश्चन अभी 2 मिनट पहले भी मेरा यही क्वेश्चन है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने तब्दीली की? एटलीस्ट ये सामने आना चाहिए। जाहिद हामिद साहब जिनसे हमारे वजीर कानून है, ये कोई बच्चे तो नहीं है या किसी और मिनिस्ट्री में तो नहीं है कि उन्हें पता ना चला हो या उन्होंने पढ़ा ना हो। अगर सिंपली ये कह देना कि ये सिर्फ एक गलती से हो गया था, तो इतनी बड़ी गलती के लिए तो फिर जाहिद हामिद साहब को सजा मिलनी चाहिए। देखिए, वज़ीर कानून साहब ने तो बार बार कहा है कि मेरा अकीदा भी ठीक है, मैं हज और उम्र भी करता हूँ। उन्होंने फ्लोर पर बात की, अपने सोशल मीडिया पे बात की, ये ठीक है। अगर एक आदमी एतराफ़ करता है कि मैं मुआहिद हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरा अकीदा ठीक है, तो आप किसी के दिल के अंदर झांक नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर ये काम क्या किसने, कम से कम वो लोग तो आप बताएं। ये तो भी वजीर कानून की ज़िम्मेदारी है कि जिन लोगों ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है और या दीदोदानिस्ता ये काम किया, उनके बारे में भी कौम को बता देना जी, ये भी उनकी जिम्मेदारी में तो आप शामिल है। ऐसा नहीं है कि ये अगर खुद अच्छे आदमी है तो ये बुरा काम जिसने किया था वो कौन लोग थे, इनकी वजह से इतने अरसे से पूरी कौम एक बहुत बड़ी ज़हनी अज़ियत से गुजर रही है। सिराजुल हक साहब, आप भी एक सीनियर सेनेटर भी हैं और सियासत से भी ताल्लुक है आपका, मजहबी जमात के लिहाज से भी अगर जमात इस्लामी को हम देखें तो बड़ी विजनरी जमात है, हमेशा से बड़ा अच्छा विजन रहा है इनका। आप क्या डिटेक्ट करेंगे ये कौन लोग हो सकते हैं? जबकि जाहिद हामिद साहब कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता, तो ये बात किससे पता होगी? आप लोगों में से, ऑपोजिशन में से भी किसी ने डिटेक्ट नहीं किया इसको? देखिए, आज से कोई 3 दिन कबल खुद एक अमेरिकन स्टेटमेंट आपने मुतालिया किया होगा, उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को इस कानून में तब्दीली करनी चाहिए जो तौहीन रिसालत के कानून है। तो अब अमेरिका का हमारे कानून के अंदर क्या काम है? लेकिन जाहिर है एक लॉबी ऐसा है जो इस कानून के पीछे मुसलसल काम कर रही है। तो अगर किसी ने ये काम किया है और अब शक में तो नहीं है काम, तो क्या होगा? ये कोई ज़ेर और ज़बर की या फुल स्टॉप की गलती नहीं है,
ये तो पूरा कानून था, बड़े तरीके और सलीके के साथ उनको निकाला गया था और फिर 7 पर्दों में छुपाकर उसको असेंबली में लाया गया था और पास करवाया था। इसलिए मैं समझता हूँ कि 72 लोग होंगे, 62 लोग होंगे, अब उनके बारे में कौम को न बताना खुद अपनी पोजीशन हुकूमत मशकूक बना रही है। सिराजुल हक से मुझे ये बताइएगा, तहरीक लब्बैक रसूल जो है उनको आज डेडलाइन दे दी गई है 10 बजे तक की कि उन्हें उठाया जाए और उन्हें यहां से मुंतशिर किया जाए बाय हुक एंड कुक, किसी तरीके से भी। अभी मान जाएं तो ठीक है, अदरवाइज ऑपरेशन किया जाए। आप इस फैसले को, हाईकोर्ट के फैसले को, हुकूमत की इस रेट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, हाईकोर्ट के फैसले पर पहले तो हुकूमत खुद अमल करे, इसलिए कि ये माहौल हुकूमत ने खुद बनाया है और हुकूमत ही ने लोगों को यहाँ पर लाया है कि ऐसा कानून पास करके और ऐसे तरामीम ला करके उन्होंने लाखों और करोड़ों आवाम की जज्बात को मुश्तइल किया है। अब जो हमारा कहना यह है कि ये जबर से, जुल्म से, डंडे से मसाइल हल ना करे, मुज़ाकरात से करे, बातचीत से करे। ज़ाहिर है जमहूरी सोसाइटी में जलसी जुलूस का तो सबको इजाजत है, लेकिन मुज़ाकरात करना, बातचीत करना ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच सिराजुल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जहां पे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हुकूमत को डिटेक्ट करना चाहिए, हुकूमत को ढूंढना चाहिए वो बंदा। अगर जाहिद हामिद साहब कहते हैं कि मुझसे ये गलती नहीं हुई, तो ये गलती किससे हुई? वजीर कानून तो फिर भी जिम्मेदार है इस चीज का कि उसको अगर पता ही नहीं, उसके नाक के नीचे, उसके सामने ये सारा कुछ हो गया और उन्होंने पेश भी कर दिया और फिर ये चेंज भी हो गया और बाद में गलती मान ली गई, तो उन जिन लोगों से ये ड्राफ्ट के अंदर गलती हुई है वो सही कह रहे हैं सिराजुल हक साहब, ये कोई डॉट की गलती नहीं थी, ये कोई कॉमा की गलती नहीं थी, ये पूरी एक शिक निकाली गई थी। क्यों निकाली गई, इसके पीछे रीजन क्या थी? जिस तरह उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कह के तौहीन रसालत के कानून के ऊपर नजर सानी करनी चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को, तो उनका कोई राइट नहीं है कि हमारे मुल्क के इस कानून के अंदर वो बोले। और तौहीन रसालत का जो कानून है वो हम सबकी दिल की आवाज है। एक मुसलमान जो बेशक पाकिस्तान में रहता है, बेशक वो दुनिया के किसी कोने में भी रहता है, उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक पाकिस्तान में रहने वाले बंदे के लिए। सो इसी दुआ के साथ ही कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला मजबूत और महफूज हाथों में रखे। अपनी होस्ट नाइला को इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।